नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपको आपके अपने YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर में। मैं नवल कुमार आपके लिए आज 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं कि जो कि सीधा सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं, तो लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, यहाँ से प्रश्न लिए गए हैं। यहाँ से आपको कौन कौन से प्रश्न आ जाते हैं, तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी या भागीदारी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद लोकतंत्र क्या है, या आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी या भागीदारी किस आधार पर दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन। और उसके बाद सामाजिक विभेद का क्या कारण है, या राष्ट्र में जो विभेद होते हैं उसके क्या कारण है। ये 3-4 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और उसका आंसर आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आसानी से दे पाओगे, ये मेरा 100% गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए सीधा हम अपने वीडियो पर लौटते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, हर एक टर्म को हमें समझना पड़ेगा। यदि हम हर एक टर्म को समझे रहेंगे तो हमें डिफाइन करने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। इससे पहले आपने रटाया एक जो परिभाषा है कि लोकतंत्र अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता पर ही शासन लोकतंत्र है। लेकिन आप किसी भी चीज़ का परिभाषा यदि आप देने जा रहे हैं तो उनके गुणों पर जाइए, और गुणों पर जाते हैं तो आसानी से आप उसको डिफाइन कर पाएंगे, यानी परिभाषित कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था। आप सबको मालूम है कि लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है, शासन की व्यवस्था है, जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये लोकतंत्र के मूल जो गुण है ना, वो है। क्या है लोकतंत्र का मूल गुण, तो आप देखिए, समान अधिकार। सभी व्यक्ति को समान अधिकार है, वोट देने का हो या किसी चीज़ का लाभ लेने का हो, सारे के सारे एक तरह के अधिकार बंधे हुए हैं। न्याय का भी वही अधिकार है, और अन्याय जो करता है सबके लिए, यदि कोई मर्डर करता है तो मर्डर के लिए जो सज़ा एक उच्च वर्गीय परिवार को होगा, वही सज़ा निम्न वर्गीय परिवार को होगा। यदि अच्छे काम आप करते हैं तो किसी को भारत रत्न दी जाती है, तो आप गरीब हो फिर भी आपको भारत रत्न मिलेगा, बशर्ते आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो यहाँ लोकतंत्र में क्या है कि समान अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक, अब देखिए राजनीति में सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि हर एक जाति के लोग अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रतिनिधि भी हर एक जाति धर्म के लोग बन सकते हैं और हर एक संप्रदाय के लोग बन सकते हैं। उसके बाद सामाजिक न्याय, न्याय की जो पद्धति है वो सबके लिए सेम है। एक उच्च वर्गीय और एक निम्न वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार, तीनों के लिए जो है न्याय की जो पद्धति है वो सेम है। साथ ही आर्थिक न्याय और न्याय की भी व्यवस्था है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। सामाजिक आप समझते हैं, समाज किसे कहते हैं, तो समाज व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसका जो रीति रिवाज, कल्चर वगैरह सारा कुछ एक साथ मिलता है, तो वो समाज को परिभाषित करता है। राजनीति तथा धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीति में ये नहीं है कि आप किसी एक को ही, मतलब जिसको है कह दिया उसी को वोट दो, या आप किसी एक खास पद पर नहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता है। आप जिस धर्म को अपनाना चाहते हो अपना सकते हो, बशर्ते आप दूसरे धर्म को हीन भावना से नहीं देखो। ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। आप अपने मर्जी से धर्म बदलते हो और आप उस धर्म को पूजते हो। तो ये तो रही लोकतंत्र के बारे में। उसके बाद है सत्ता। अब सत्ता क्या होता है, सत्ता मीन्स पावर, और पावर हम लोग किसे देते हैं, एक राजनीति पार्टी को हम लोग चुन के और केंद्र या राज्य में सरकार बनाते हैं, तो वो सत्ताधारी हो गया। ठीक है, अब सत्ता क्या करवाता है, अगर कोई किसी से अपनी मर्जी के आधार पर कुछ ऐसे काम करवा सकता है जो वह अन्यथा नहीं करता। सत्ता यदि आपने दे दिया है तो वो अपने मर्जी से कुछ ना कुछ आपसे काम करवा सकता है, जो कि आप चाह के भी उसके लिए पहले नहीं करते। जैसे आप अभी करंट सिचुएशन में देखोगे तो खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगी है,
क्या वो जीएसटी आप पेड करते यदि सरकार का व्यवस्था ऐसा नहीं होता तो? नहीं करते। आपको जबरन यहाँ पे क्या है कि आपके मर्जी के खिलाफ भी ये काम कर सकता है और मतलब इसको संसद जो है उसका राज्यसभा लोकसभा क्या होता है उस सब में जब पास कर जाता है बिल तो आपको वो चीज़ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सत्ता एक पावर है, पावर के अनुसार अब जब आपके पास पावर होगा तो आप अपनी मर्जी से भी कुछ काम करोगे और मजबूरन लोगों को मानना पड़ेगा। तो ये सत्ता है। उसके बाद सत्ता की भागीदारी। अब भागीदारी कैसे? भागीदारी या साझेदारी एक ही चीज़ है। भागीदारी क्या है? भागीदारी, अब जैसे कोई कंपनी हमने खोली और 2-3 लोग हैं, हमने शेयर लगाया, कोई 50 लगाया, कोई 100 लगाया, कोई 150 लगाया, तो यदि उसमें लाभ जो होगा तो 50, 100 और 150 के अनुसार ही हमें मिलेगा। ठीक है, ये कंपनी है। अब कंपनी में हमने तो शेयर लगाया, लेकिन सत्ता में हमने क्या लगाया? तो सत्ता में भाषा के आधार होता है, क्षेत्र के आधार होता है, रंग, धर्म, जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। जैसे कि अभी आप करंट सिचुएशन में देखोगे तो महिलाओं के लिए जो है ना कुछ सीटें जो है रिजर्व कर दी गई है, वहाँ पे महिला ही चुनाव लड़ेगी। या यदि रिजर्व सीटें नहीं होती है फिर भी वहाँ पर महिला कैंडिडेट को उतारा जाता है। यदि 100 सीटें हैं तो उसमें 20-25 महिला ऑलरेडी जो है ना खड़ी हो जाती है। तो ये क्या है? एक तरह से महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित की गई है। अब वो ये तो लिंग के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। उसके बाद भागीदारी किस आधार पर सुनिश्चित की जाती है? भाषा के आधार पर भी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है कि कोई किसी विशेष भाषा को जानने वाला है और उस भाषा को चाहने वाले लोग अधिकतर है तो उस भाषाई क्षेत्र से उस कैंडिडेट को लाके खड़े कर देता है और वो कैंडिडेट जीत जाता है। तो ये एक तरह से भागीदारी सुनिश्चित करता है क्योंकि वो अपने भाषा के आधार पर मांगे डिमांड करेगा। जैसे आपने देखा कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बार बार प्रयास किए जा रहे हैं, तो भोजपुरी को कौन शामिल करवा सकता है? अब देखिए, भोजपुरी से आप लोगों ने देखा कि मनोज तिवारी हैं, ठीक है, और रवि किशन हैं, उसके बाद अभी आपके दिनेश लाल यादव निरहुआ है। तो ये 3 लोग हैं जो भोजपुरी से गए हैं। तो ये भोजपुरी के लिए वहाँ तो कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, और भोजपुरी को एक नई मुकाम पर, एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो ये भाषा के आधार पर जो है ना आगे बढ़ने का काम होगा। क्षेत्र के आधार पर, अब किसी क्षेत्र के आधार पर भी, रंग के आधार पर मेरे हिसाब से अपने इंडिया में कैंडिडेट नहीं उतारे जाते या सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाती है। जैसे मान लो रंग के आधार पर नहीं दी जाती, धर्म के आधार पर दी जाती है। धर्म के आधार पर यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें सभी धर्मों को देख के और उसके अनुसार कि जिसकी जितनी जनसंख्या है या संतुष्ट करने का ज़रूर प्रयास किया जाता है। यानी सिख से, ईसाई से, हिंदू से, मुस्लिम से, सभी धर्मों से मंत्रालय में मंत्री बनाए जाते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। उसके बाद धर्म के आधार तो हो गए, जाति के आधार सब लोग जानते हैं। जाति यदि किसी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो राजनीति है, और राजनीति यदि किसी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो जाति है। अब जाति का एक ऐसा आधार हो गया है कि हमने एक बुक पढ़ा, राजनीतिक शास्त्र, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में वोट और बेटी अपनी ही जाति के लोगों को दो। ऐसा मैंने बुक में पढ़ा है, और आप यदि राजनीतिक शास्त्र क्लास 10th का पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट दिखाया गया है। तो दोस्तों, जाति जो है आप देखिएगा, जहाँ पर किसी विशेष जाति की बहुलता होती है वहाँ पर उस कैंडिडेट को उतारे जाते हैं। क्षेत्र, आप अपने क्षेत्र में देख लो कि जिस जाति का जनसंख्या ज़्यादा है उसी जाति के तरफ से कोई कैंडिडेट आएगा और वो कैंडिडेट वहाँ से जीत के चला जाता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अपनी ही जाति को वोट दो, ठीक है। उसके बाद संप्रदाय के हिसाब से भी ये सुनिश्चित करता है, और लिंग के आधार पर तो मैंने बता ही दिया। अब देखिए, यदि ये सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है तो हमारे देश में विभेद उत्पन्न होते हैं, सामाजिक विभेद और राष्ट्रीय विभेद भी कह सकते हैं, और राष्ट्र में
अशांति फैल जाती है। किसी भाषाई क्षेत्र को इग्नोर कर दिया गया, किसी क्षेत्र को इग्नोर कर दिया गया, किसी धर्म को इग्नोर कर दिया गया, किसी जाति को इग्नोर कर दिया गया, किसी संप्रदाय को इग्नोर कर दिया, या लिंग को इग्नोर जब कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में विभेद उत्पन्न होती है और ये निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर पर तक पहुंच जाता है। आप एक समाज में विभेद का कारण आप ये देख सकते हो। भाषा तो एक समाज में नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक राज्य में, एक राष्ट्र में भाषा विभेद आप देख सकते हो, स्पष्ट देखा जाता है। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटा जा रहा है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि तमिल, केरल ये सब में है, हिंदी भाषी लोग नहीं है, हिंदी भाषी की जनसंख्या बहुत ही न्यूनतम है। तो वहाँ के लोगों को यदि हम इग्नोर करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन होता है और उसमें वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व निश्चित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमने किसी भाषा को इग्नोर किया है या किसी क्षेत्र को इग्नोर किया है। और जब यदि आप किसी क्षेत्र को इग्नोर करते हैं तो आप उसका परिणाम देख सकते हैं, राष्ट्र में अशांति फैल जाती है। और आप इसका आंसर यदि आपको देना है कि राष्ट्र में अशांति कैसे फैलती है या राष्ट्रीय विभेद का क्या कारण है या सामाजिक विभेद का क्या कारण है, तो विभेद शब्द जो ही आएगा तो ये सारे चीज़ों को आप मिला के और अपने हिसाब से लिख सकते हो। रटी रटाई चीज़ों पर आप नहीं जाओगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।